हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो हमें माइग्रेशन मिलता है किसी भी आयन का। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम माइग्रेशन देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बायोमॉलिक्यूल है, वो कोई सा भी बायोमॉलिक्यूल हो सकता है, इस बायोमॉलिक्यूल के पास में आयनाइजेबल ग्रुप होता है। आयनाइजेबल ग्रुप होता है और ये जो आयनाइजेबल ग्रुप है ये नेट चार्ज प्रोवाइड करता है और इस नेट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइग्रेशन को सपोर्ट करती है। इस नेट चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड माइग्रेशन को सपोर्ट करती है। यहाँ हमारे पास में ये इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट होती है और साथ में हमारे पास में ये पावर सप्लाई प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर ये हमारा जेल है और जिसमें सैंपल वेल्स बनी हुई है जिसमें हम हमारे सैंपल को पुट करते हैं और ये जो सैंपल है इसको हम ये दोनों इलेक्ट्रोड से इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखते हैं। ये यहाँ पर हमारी कैथोड है और यहाँ ये एनोड है। ये एनोड और नेगेटिवली चार्ज्ड वाला हमारा कैथोड है। अब यहाँ पर इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम हमारे सैंपल को बफर में सबमर्ज्ड कर देते। तो यहाँ इसमें पूरा ये बफर रहता है, मतलब ये सैंपल हमारा बफर में रहता है। अब बफर मतलब पीएच कांस्टेंट, ठीक है, मतलब ऐसा पीएच जिस पर हमारा जो सैंपल है वो आयनाइज होगा। अब ये जो सैंपल है इसकी डायरेक्शन होती है, तो सपोज़ अगर ये डीएनए है तो डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये हमेशा नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो इस मॉलिक्यूल की डायरेक्शन इस तरह से होगी और साथ में ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हम इस पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से पावर सप्लाई से कनेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट होती है ये वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है। वर्टिकल जो होती है ये हमारे प्रोटीन के लिए होती है और हॉरिजॉन्टल वाली हमारे डीएनए, आरएनए और इस तरीके के मॉलिक्यूल्स के लिए रहती है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट को जनरेट करेगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है हमारा V/D। तो V क्या है, यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और D है हमारे ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा D है। तो ये हुआ हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल है वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल होगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसी चार्ज की वजह से एक फोर्स लगेगा और वो जो फोर्स है वो होगा हमारा F=E/Q। E है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जो अभी हमने देखा, और ये जो Q है ये है हमारा चार्ज। अब अगर ये हमारा जेल है तो जेल के अंदर कोई भी बायोमॉलिक्यूल है वो मूव कर रहा है तो एक अपोजिट फोर्स भी लगता है जिसे हम कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स। और ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है शेप, साइज़ कि बायोमॉलिक्यूल का शेप क्या है, साइज़ क्या है। उसके बाद में ये जो जेल है इसका पोर साइज़ क्या है, तो पोर साइज़ ऑफ द जेल। इसके अलावा बफर सिस्टम, ये जो बफर यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, उसकी विस्कोसिटी कैसी है, इन सब बातों पे ये डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर ये जो रिटार्डिंग फोर्स है ये हमारा V है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम E/Q, जो कि अभी हमने पीछे देखा, और F ये है फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट जो एक अपोजिट रिटार्डिंग फोर्स लगेगा वो। अब अगर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की बात करूँ तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को मैं म्यू से रिप्रेजेंट करूँगी। अब म्यू से रिप्रेजेंट करूँगी तो इसकी इक्वेशन होती है V/E। तो ये जो V है ये तो वेलोसिटी है और जो E है ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसकी स्ट्रेंथ है।
और यहाँ अगर इसकी बात करते हैं मोबिलिटी की, तो ओम्स लॉ आता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, आई इंटू आर, है ना, मतलब V इक्वल टू आई आर। तो V है हमारा वोल्टेज, I है करंट और R है रेजिस्टेंस। तो वो ये बता रहे हैं कि हम किस मॉडल को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम करंट को कांस्टेंट नहीं रख सकते, दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर हमने वोल्टेज को कांस्टेंट रखा तो सही तरीके से हमको माइग्रेशन मिलेगा और इलेक्ट्रोफोरेसिस सही तरीके से होगी। तो यहाँ हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। अगर सपोज़ जो हमारा करंट है ये इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 5 गुना बढ़ा, तो जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 5 गुना वितना के वितना डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ हमें न्यूट्रल इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, न्यूट्रल इफ़ेक्ट। और ये जो न्यूट्रल इफ़ेक्ट मिलेगा हमको, तो वो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मोबिलिटी है, अगर ये यूज़ नहीं करते तो मोबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो जाती अगर करंट को कांस्टेंट रखते तो। अब अगर करंट हमारा अगर हमने सपोज़ करंट बढ़ाया तो यहाँ पर हीट का आउटपुट मिलेगा, मतलब हीट मिलेगी, हीट डिसिपेशन होगा। तो इस हीट की वजह से रिजॉल्वेशन कम होगा, साथ में जो सैंपल जो हम वेल्स में पुट करेंगे वो स्प्रेड हो जाएगा, वो सही तरीके से मूव करने के बजाय फैल जाएगा। तो सैंपल की स्प्रेडिंग हो जाएगी। इसके अलावा हमारा बफर का विस्कोसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, जैसे चाशनी बनाते हैं तो वो है ना, गर्म होने के बाद टेम्परेचर बढ़ा तो जो पानी रहता है वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो सॉल्यूट ही सॉल्यूट बचेगा, फिर पानी तो बचेगा नहीं, तो मतलब गाढ़ा हो जाएगा। तो विस्कोसिटी हमारी बफर सिस्टम की कम हो जाएगी अगर ऐसा नहीं करेंगे। साथ में कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होगा, उस वजह से हमारे जो सैंपल्स है, अलग अलग वेल में अलग अलग सैंपल डालें सपोज़, तो वो मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो मिक्सिंग ऑफ सैंपल्स। इसके अलावा जो बायोमॉलिक्यूल है उसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई सा बायोमॉलिक्यूल हीट लेबाइल हुआ तो वो तो डीनेचर्ड हो जाएगा। तो इस वजह से एक्टिविटी लॉस ऑफ बायोमॉलिक्यूल। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो पावर सप्लाई है हमारा, तो लो करंट प्रोवाइड करें, करंट कम होना चाहिए। साथ में हम स्टेबलाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं, साथ में ये जो हमारा सिस्टम होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, उसको हम कूलिंग एपरेटस के थ्रू इक्विप कर सकते हैं, कूलिंग एपरेटस, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स ना आए। अब जो इलेक्ट्रोफोबिक ये जो मोबिलिटी है ये इफ़ेक्ट होती है हमारे टेम्परेचर से। साथ में कौन सा ग्रुप हमारा प्रेजेंट है, सपोज़ पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो वहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर एगरोस की बात करें तो एगरोस होता है जिसमें हमारा सल्फेट ग्रुप होता है। और अगर मैं ग्लास इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करूँ तो वहाँ होता है हमारा सिलेनॉल ग्रुप, जो कि होता है हमारा SiOH, ये होता है हमारा सिलेनॉल ग्रुप। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इससे भी हमारी मोबिलिटी इफ़ेक्ट होती है। यहाँ ये हमारा जेल स्लैब है और साथ में ये सिलेंड्रिकल है और ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो एजेस रहती हैं इसके कॉर्नर्स, यहाँ से हीट डेसिपेट होती है ना, हीट का आउटपुट मिलता है हमें। और यहाँ सब जगह क्या है, बफर हैं। और ये जो एजेस हैं यहाँ पर हीट अगर डिसिपेट हो रही है तो इस वाले केस में हीट डिसिपेशन ज़्यादा हो रहा है। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो यहाँ हमारा कैसा होगा, टेम्परेचर कम रहेगा। यहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो जेल है उसका जो फ्लूइड है वो विस्कस होगा और जो मोबिलिटी रहेगी वो भी बढ़ जाएगी। और ये अगर सैंपल सपोज़ इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो कुछ इस तरीके से ये बो शेप का हो जाएगा और इस तरीके से ट्रैवल होगा। यहाँ पर कैसा है कि अगर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है
तो जो मोबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज़ होगी 2%। अब ये एक अलग चीज़ है, ये है हमारा इलेक्ट्रो एंडोऑस्मोसिस। जैसे ग्लास इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो वहाँ सिलेनॉल ग्रुप होता है, तो ये हमारे सिलेनॉल ग्रुप है, SiOH, सिलेनॉल ग्रुप। तो ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरफ तो हमारा एनोड होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और एक तरफ हमारा कैथोड होता है जो कि हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो जो कैटायंस होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट के जो रहते हैं वो इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये इस तरीके से। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो कि सिलेनॉल ग्रुप का है उससे जाकर इंटरेक्ट करेंगे, और यहाँ पर चार्ज की डबल लेयर इस्टेब्लिश हो जाएगी। डबल लेयर ऑफ चार्ज को मैं Q से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पर ये इस्टेब्लिश हो गई। अब यहाँ पर हमने वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये V है, V मतलब वोल्टेज है, वोल्टेज अप्लाई करा हमने, तो यहाँ पर माइग्रेशन होगा आयंस का। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस से ये कैथोड की तरफ, कैथोड कहाँ है हमारा, ये वाला कैथोड है, तो ये इस साइड पॉजिटिव चार्ज आयंस इस साइड मूव करना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से हमको माइग्रेशन दिखेगा। एक तरीके से देखा जाए तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो हमारा इनकम्प्लीट इलेक्ट्रोलिसिस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओनली द इलेक्ट्रोफोरेसिस कंसर्न।